हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज क्लास। देखिए, आज हम सॉल्व करने वाले हमारे मिसलेनियस के कुछ डाउट्स क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। 11 से देखते हैं कितने हो सकते हैं उतने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियोस भी हमारे वेक्टर्स के देख लो, बाकी चैप्टर्स के भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस OX, OY and OZ are 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। मतलब देखो पॉजिटिव बोला है, निगेटिव भी नहीं बोला है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते, थोड़ा ढंग से समझते। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, XYZ प्लेन बना लेते। ठीक है, XYZ प्लेन, राइट। 3D प्लेन चल रहा है हमारा, हमने इसको क्या माना है, X। ये OX हो जाएगा, राइट। राइट, समझ लो, ये OX हो जाएगा, हाँ कि ना। इधर अगर पीछे जाओ तो OX डैश बोलते हैं, राइट। OX डैश बोलते हैं, मतलब निगेटिव वाला, राइट। निगेटिव X एक्सिस पीछे जाएगा, पॉजिटिव X एक्सिस आगे आएगा। क्लियर, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये पॉजिटिव X एक्सिस, इधर से पॉजिटिव Y एक्सिस, ये पॉजिटिव Z एक्सिस, ऊपर जाना मतलब, राइट। तो ये आ जाएगा आपका Y, ये आ जाएगा आपका Z। चाहो तो इधर डैश दे सकते हो, ये Y डैश, Z डैश। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, कोई वेक्टर है। चलो कोई वेक्टर हम बोलते हैं, बना लिया, हम बना रहे हैं। ठीक है, मन से बना रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ बनाया, देखो हवा में, हाँ हवा में ऐसा एक वेक्टर है। ठीक है, दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ 3D प्लेन में। ये जो भी वेक्टर है, ठीक है, एक कोई वेक्टर है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ उसको ए बार एक वेक्टर है जो OX से जो एंगल बनाता है, मतलब ये अल्फा, राइट। X एक्सिस से जो एंगल बनता था, डायरेक्शन एंगल, उसको हम अल्फा बोलते थे, राइट। तो X एक्सिस से एंगल बनाया उसने अल्फा, Y एक्सिस से एंगल बनाया उसने बीटा। ठीक है, कलर चेंज कर दे। और Z एक्सिस से उसने बनाया गामा, राइट। और हमको गिवन क्या दिया है, गिवन कि जो इक्वली इंक्लाइंड होना, मतलब ये एंगल जो होंगे, डायरेक्शन एंगल्स जो होंगे वो सेम बताया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हमको दे दिया गया है। समझे सब लोग, क्लियर सबको, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो अब अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की कोशिश करूं तो कॉस अल्फा पता है हमको, डायरेक्शन कोसाइंस को हम L से भी बताते हैं, कॉस अल्फा। उसके बाद में M होता है हमारा कॉस बीटा, और N होता है हमारा कॉस गामा, राइट। हाँ या ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस डिनोट करने के लिए LMN भी ले सकते हो। कॉस ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, किसी भी वेक्टर की है ऑब्वियस। अगर आप मिसलेनियस में आए हो, मतलब ये आप पूरा सॉल्व करके आए हो, ठीक है, तो बेसिक तो थोड़े क्लियर होंगे, फिर भी मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब हमको ये भी पता है L² प्लस M² प्लस N² कितना होता है, 1, हाँ कि ना। तो ये तो सीधी बात है, अगर एंगल्स इक्वल है अल्फा बीटा गामा, हाँ कि ना, अल्फा बीटा गामा अगर इक्वल है आपका, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी इक्वल होगा, हाँ या ना। ले लो इसको, कॉस कॉस लगा दो सब में, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा भी इक्वल होगा, मतलब भी L इक्वल टू M इक्वल टू N है, हाँ या ना। बस इसमें यूज कर लो, M² की जगह भी मैंने L² L रख दिया, और वापस से N की जगह भी मैं L रख सकता हूँ क्योंकि वो इक्वल है ना। N की जगह भी L रख सकता हूँ, M की जगह पे भी L रख सकता हूँ क्योंकि इक्वल है, हाँ या ना, समझे। ये कितना हो गया, थ्राइस L, राइट, थ्राइस L² इक्वल्स टू 1। अब हो जाएगा L² इक्वल्स टू 1/3। अब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो L मिल जाएगा आपको प्लस माइनस 1/√3, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इसका मतलब हो रहा है L मतलब भी क्या है हमारा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू एक तो 1/√3 होगी, और कॉस अल्फा की वैल्यू एक तो -1/√3 होगी। समझे सब लोग, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझे, समझे समझे। अब मुझको बताओ, कॉस अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अल्फा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटा होगा, हाँ या ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। हम अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें,
इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जो है वो एक्यूट है अगर पॉजिटिव लेता है तो, और इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा ऑब्ट्यूज है अगर वो निगेटिव लेता है तो। समझे समझे। अब मुझको बताओ अल्फा कब एक्यूट लेता है, कब ऑब्ट्यूज लेता है, कब, ये कैसे ठहराते हैं, ठीक है। एंगल, सीधी बात है, हमने जब भी बोला था कि अगर ओ एक्स से बात चल रही है, ओ एक्स से, ओ वाई से और ओ जेड से, पॉजिटिव वालों से ही चल रही है, तो एक्यूट लेंगे आप। क्योंकि देखो अगर कोई लाइन है, ऐसी एक लाइन है, एक मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, एक्स और ये एक्स डैश, मान लो यहाँ पर ओ ही है, ठीक है, ओ से ही शुरू हुआ है, ओके। एक्स एक्सिस की बात बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अगर इधर से एक्यूट होगा, अगर उसने ओ एक्स से एक्यूट एंगल बनाया, मतलब 90 से छोटा, तो एज ऑब्वियस ओ एक्स डैश से, ओ एक्स डैश से ऑब्ट्यूज बनाएगा, बड़ा बनाएगा 90 से, दिख ही रहा है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, पक्का समझ में, हाँ या ना। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ओ एक्स से एक्यूटी बनाए, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, वेक्टर ऐसा हो जाता, इधर से 30 बनाया, इधर से 150 बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, है ना। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बना सकता है या नेगेटिव डायरेक्शन से एंगल बना सकता है, एज ऑब्वियस एंगल बनाता ही है एक्यूट बना सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, पक्का, क्लियर सबको, हाँ कि ना, हाँ कि ना। बट यहाँ पर हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, इसलिए हम हमेशा जब भी एंगल लेते थे तो हमने क्या बोला था, डायरेक्शन एंगल्स पॉजिटिव वाले से लेना है, राइट। और उसने खुद भी बोला है पॉजिटिव से लेना है, पॉजिटिव से, सही है, ओ जेड डैश नहीं बोला है, समझे। इसलिए हम लेंगे एक्यूट, राइट, एक्यूट लेंगे। और एक्यूट लेना मतलब भी क्या हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अगर अब कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 बन चुकी है तो कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/√3 बन जाएगी, और कॉस गामा की भी वैल्यू 1/√3 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल है, चाहो तो इक्वेशन 1 यहाँ लेकर दे सकते हो, समझ गए, फ्रॉम 1। बस हो गया ना प्रूफ, फिर हो गया कि नहीं होगा। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है ना, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर equally inclined to, right, to OX, OY and OZ respectively, right, are 1/√3, 1/√3 and 1/√3। यही प्रूफ करना था और यही हमने इजीली प्रूफ कर दिया है, बस, राइट। समझ गए सब लोग, इसमें कोई दिक्कत, राइट, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, सीधा सीधा एंगल बोला था, बस बना ली, क्लियर। हाँ, अगर यहाँ पर ओ एक्स ओ वाई नहीं दिया रहता तो यहाँ प्लस माइनस दिया रहता तो उसका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब तो एंगल बोला ही नहीं आपको एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस, ठीक है, फिर प्लस माइनस आ जाता है ये वाला हमारा, चाहो तो आप इसको भी ब्रैकेट कर दो, ठीक है ना। ये समझना चाहिए एक्यूट ही क्यों लिया गया, क्योंकि पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव डायरेक्शन से ले रहे हैं, राइट। और अगर क्लियरली बोला ना जाए तो हम एक्यूट एंगल ही लेते हैं, ऑब्ट्यूस नहीं लेते, क्लियर सबको, और हमेशा एक्यूट ही लेना है हमको। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। हमको देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर्स दिए गए, हमको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है डी बार, जो कि परपेंडिकुलर, किसको, ए और बी को परपेंडिकुलर है, एंड सी और डी का डॉट प्रोडक्ट 15 आता है, समझे समझे समझे। तो क्या कर सकते हो,
क्या क्या चीजें हमारे ध्यान में आती है, क्या क्या चीजें हमारे ध्यान में आती है। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, लेट सॉल्यूशन में दिख रहा डी बार निकालना है मुझको, तो मैं इसको एक्स आई वाई जे जेड के ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। बस मुझको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, पुट कर देना है, मेरा डी बार बन जाएगा, है ना। एक कॉमन चीज जो हमारे दिमाग में आती है और हमको यहाँ दिख भी रहा है, क्या डी जो है वो ए को परपेंडिकुलर है, डी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार। इसका मतलब क्या हुआ, डी बार और ए बार का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। फिर बोला है डी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार ऑल्सो, इसका मतलब क्या हुआ, डी बार का डॉट प्रोडक्ट बी बार से वो भी 0 आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। और थर्ड क्या दिया हमको, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट दिया गया है पहले से, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट पहले से दिया। मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूँ इसको, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव रहता है, हम तो ये देख ही चुके हैं। ये 15 दिया है, तो देखो इससे एक इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई जेड का, इससे एक्स वाई जेड का इक्वेशन मिलेगा, इससे एक्स वाई जेड का एक इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलो करते हैं फिर, है ना। ये आया फर्स्ट, ये आया सेकंड, ये आया थर्ड। चलो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। डी बार लिखो, ए बार लिखो, इक्वल टू 0 लो। डी बार क्या माना है अपने, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्या है, सही है, सही है, सही है। और ए बार क्या लिखोगे फिर, ए बार क्या देखो, 142, ओके 142, सही है ना। मैंने कोएफिशिएंट्स इनके आई के लगा दिया। अब हमको पता है डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, एक्स एक्स का प्रोडक्ट लेते हो, मतलब आई के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लेते हो, तो एक्स इंटू 1 आएगा, प्लस फिर जे के कौन से, y और 4 आएगा, फिर के लोगे, क्या आएगा, z और 2 आएगा इक्वल टू 0। इसको ढंग से लिख लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया आपको, समझ गए, समझ गए। अगर आपको ध्यान में आ गया होगा तो हम डायरेक्टली फ्रॉम 2 एंड 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ कि ना, ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए। अब डी का बी से ले लेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 2y 7z, हाँ या ना। बस इसी तरीके से पुट कर लेना, आप कर लोगे, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, फ्रॉम 2 डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 7, ओके। क्या आएगा, 3 माइनस 2 7, इसको x लगेगा, इसको y लगेगा और इसको z लगेगा, प्लस। अब यहाँ प्लस लिखना मतलब ही माइनस है, एक ही बात है वो, सही है ना। थोड़ा इसको पास में ला लेता हूँ, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, हाँ या ना, कर दिया। ये मिल गया आपको इक्वेशन 4। उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 3 भी 15 आएगा, डी और सी का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सी का क्या है, 2 माइनस 1 4, लिखो 2 माइनस 1 एंड 4, इसको x लगाना है, इसको y लगाना है और इसको z लगाना है। इक्वल टू कितना है, 15, 0 नहीं है, डॉट प्रोडक्ट हमको 15 दिया है, राइट। कहां से लिखे आप ये, फ्रॉम 3, ये कोड बन गया है। देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एकदम, है ना। ये बन गया आपका फिफ्थ इक्वेशन। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हो आप, आगे ना, हाँ कि ना। अब यहाँ पे क्रैमर्स रूल पता होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल क्या है। मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। चलो मैं इसको एक साथ में लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो x के नीचे x लिखता हूँ, y के नीचे y लिखता हूँ। थोड़ा हम सिर्फ इसको लिख रहे हैं समझने के लिए अच्छे से, ओके ठीक है। ठीक है, मिल गया। ये क्वेश्चन 3 था आपका, ये 4 4 और ये 5, ठीक है। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल, कैसे सॉल्व करना है,
कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। और तरीके भी ऐसे नहीं कि आप दूसरा नहीं कर सकते हो। सही है, सही है। आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ए क्रॉस बी कर दे वो भी मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से मैं सिर्फ इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ, ठीक है। क्रैमर्स रूल जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए होता है। पहले आप करोगे डी फाइंड आउट करो। डी कैसे फाइंड आउट करते हो, आप एक्स वाई जेड के हर एक इसके कोएफिशिएंट लिख लो। फर्स्ट इसके कोएफिशिएंट क्या है देखो, इस ये यहाँ 1 है, 1 4 और 2 लिखो, 1 4 और 2। फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिख दिए। सेकंड इक्वेशन के लिखो सेकंड मतलब फोर्थ इक्वेशन 3 - 2 7 लिखो, 3 - 2 एंड 7। फिर थर्ड वाले के 2 - 1 4 लिखो, 2 - 1 4। इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा जो कि आपको निकालना है। डिटरमिनेंट सबको आता होगा सॉल्व करना, ठीक। अब आपको निकालना है dx। अब dx में कुछ नहीं करना है, x की जगह ये बना हुआ है, ये बना हुआ है अपने पास में, ये बना हुआ है x, ये x के कोएफिशिएंट है, ये y के कोएफिशिएंट है और ये z के कोएफिशिएंट है, राइट। हाँ या ना, हाँ या ना, देख लो ढंग से देखो। x के कोएफिशिएंट कहते हैं 1 3 2 है ना। फर्स्ट कॉलम क्या बता रहा है, x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम बता रहा है y के कोएफिशिएंट, थर्ड कॉलम बता रहा है z के कोएफिशिएंट। सही है। तो अगर आपको dx निकालना है ना, तो अब x के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, y के लिख लो, z के लिख लो, समझे। मतलब जिसका dx निकालना है तो x के छोड़ देंगे, dy निकालना है तो किसके छोड़ेंगे, y के छोड़ देंगे। चलो y के छोड़ दिए, क्या आएगा 1 3 2 1 3 2, ठीक है, और 2 7 4, समझे। और अगर आपको dz निकालना है, dz, ठीक है, dx dy dz जो वेरिएबल है बस वही, उसको आपको सफिक्स में लिखना है। यहाँ पर x y z वेरिएबल थे इसलिए हमने dx dy dz लिखा। अगर mn और कोई mn o लिखा रहता तो m x की जगह m आता, y की जगह n आता और z की जगह o आता। जो भी वेरिएबल तीन वो वेरिएबल आपको रख देना, ठीक है ना। अब z के लिए z के क्वेश्चन छोड़ देना, x और y के लिख देंगे, हाँ या ना, x और y के, ये रहे x के, ये रहे y के। देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझे। जो निकालना है, जिसका डी निकालना है उसके क्वेश्चन छोड़ देना, और वहां लिखना क्या है, वहां हमको ये हमारे कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं जो राइट हैंड साइड में, ठीक है। क्या है 0 0 15। तो dx निकालने के लिए x की जगह 0 0 15 लगाओगे, समझे। देखो समझे, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। अब dy निकालना तो y की जगह रखेंगे कॉन्स्टेंट्स अपने, और dz निकालना तो z की जगह लिखेंगे, समझे सब लोग। मिल गया आपको d dx dy और dz, राइट। और अब कुछ नहीं, x निकालना है आपको, आप करोगे dx अपॉन d, y निकालना है आप करोगे dy अपॉन d, और आपको z निकालना है आप करोगे dz अपॉन d, ठीक है। ये कंपैरेटिवली सिंपल मेथड है, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगा नहीं है, जो बेसिक्स एकदम बेसिक्स था वो लगा, बट ये मेथड क्या हो गया, लेंथी, क्योंकि आपको पहले डॉट प्रोडक्ट लिखना है, लेट निकालने हैं, फिर उसको डी निकालना है, ये डिटरमिनेंट 3/3 का सॉल्व करना है, फिर x के लिए 3/3 का, y के लिए 3/3 का। हालांकि z के लिए नहीं निकालना चलेगा, x और y की वैल्यू मिल गई तो आप किसी भी एक क्वेश्चन में पुट करके निकाल सकते हो। या तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन याद होगा तो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन है ना, हाँ कि ना। इन दो इक्वेशंस में से अगर आपको, आप z एलिमिनेट कर दो, इन दोनों का यूज करके z एलिमिनेट कर दो, फिर इन दोनों का यूज करके z एलिमिनेट कर दो, आपको दो इक्वेशंस मिलेगी x और y की, उनको सॉल्व करो, x y मिल गया तो फिर z मिल जाता है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी कर सकते हो आप, या तो फिर ये हमारा क्रैमर्स रूल, याद है ना क्रैमर्स रूल, पढ़े होंगे डिटरमिनेंट में क्या, क्रैमर्स रूल, राइट। या मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो आप। साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, क्रैमर्स रूल से या डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मेथड से, ये आना चाहिए, ठीक है, इस चीज के लिए। या तो एलिमिनेशन तो लास्ट रिसोर्ट है, राइट। तो ये निकाल लेना। अब ये dx d मैंने क्या लिखा है, ये वैल्यूज है, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज को मैंने dy से डिनोट किया, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को मैंने इससे डिनोट किया, राइट। समझ गए सब लोग, समझ गए। अब ये हुआ मेथड 1। अब वो सिर्फ आपको सॉल्व करना है, आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी
और जैसे ही एक्स वाई की वैल्यू मिल गई बस उसको आई जे के लगा लो, आपका वेक्टर डी मिल गया। समझ गए तो कितना सिंपल, क्लियर। चलिए ये हुई हमारी फर्स्ट मेथड। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये थी हमारी मेथड 1। ओके, समझ गए समझ गए समझ गए। ये मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, मेथड 2 से स्टार्ट करते हैं। मेथड 2 में क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक, देखो क्रॉस प्रोडक्ट लिए थे तब याद होगा, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी दो वेक्टर हो, मैंने माना ए बार और एक कोई माना बी बार, सही है। मैं इसको पहले कोई इनिशियल बना सकता हूँ, एज ऑब्वियस बना सकता हूँ, इसको उठाकर लाकर इससे ज्वाइन कर दूंगा, राइट। इस बी को थोड़ा अच्छे से नीचे लिखते हैं, कोई इनिशियल बना लूंगा। अगर अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूं, मतलब ये ए बार क्रॉस बी बार, ये क्या बोलता है, ये क्या है, ए बार क्रॉस बी बार, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, दोनों को है। ठीक है, तो चलो अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो क्या आएगा मेरा, देखो मैं इधर से अगर लू तो बी बार क्रॉस ए बार लिखा जाएगा, नीचे लू तो ए बार क्रॉस बी बार जाएगा। तो थोड़ा सा नाम आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़े से नाम बदल देता हूँ, मतलब ऊपर नीचे कर दिया बस, कुछ नहीं। ए बार ये, बी बार ये, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा मेरा, ऊपर जाएगा। ये परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा ए बार क्रॉस बी बार, समझे। ये बी को भी है और ए को भी परपेंडिकुलर, समझे सब लोग, क्लियर। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मुझको बताओ ये हो गया ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ये जो हम समझे इसको थोड़ा साइड में रखो, पक्का। अब हमको जो दिया है, हमको दिया है एक डी बार वेक्टर है जो ए और बी को परपेंडिकुलर बोला है। तो सीधी बात है, ए और बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा डी। मैं देखो डी यहाँ बना देता हूँ, डी वेक्टर ये है हमारा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना तो आप समझो, इसलिए ये डी बार है हमारा जो कि ए और बी को परपेंडिकुलर। अब कुछ कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर कैसा है, तो कोई भी एक प्लेन ले लो, अगर मैंने उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा रख दिया तो उस प्लेन के, मान लो ये हमारा एक नोटबुक है, नोटबुक के अंदर आप ड्रॉ कर लो बहुत सारे, है ना। और मैंने अगर प्लेन को परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकाला तो वो हर एक वेक्टर को प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहने वाला है, हाँ या ना, हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं, नहीं समझे। ये देखो ये पेज जो था, चलो मैं बताता हूँ फिर से, मैंने कैसा पेज ड्रॉ किया, ये पेज है मेरा, पेज को मैंने एज ए प्लेन बोला है, एक पेज एक प्लेन होगा, इसमें अलग अलग वेक्टर्स है, देखो अलग अलग वेक्टर्स। अगर मैंने कोई वेक्टर इस पेज को, मतलब इस प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो तो सबको परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर किसी को फिर से फील लेना है तो ऐसा मानो अपने फर्श के ऊपर, फर्श है आपका, है ना, जिस रूम में आप बैठे होगे, खड़े होगे, ठीक है उसमें आपने ऐसे आड़े टेढ़े बना लिया, फर्श पे वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, आप अगर आप खुद खड़े हो गए तो आप एक वेक्टर जैसे ट्रीट करो खुद को, आप खड़े हो तो आप परपेंडिकुलर हो फर्श को आपके, राइट। आप अगर घूमते जाओगे, आप यहाँ पे आ गए घूमते घूमते, तो आप इस वेक्टर को परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए, हाँ कि ना। यहाँ घूमते घूमते आ गए, आप परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए, घूमते आ गए तो परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए, परपेंडिकुलर हो गए आप, समझ लो समझ लो समझ लो, हाँ कि ना। और ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन को परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर उस प्लेन के अंदर के सारे वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, समझे समझे, ठीक है। अब मुझको देखो, अगर आप ड्रॉइंग में देख पाओ तो ए बार क्रॉस बी बार एक वेक्टर है जो भी वो भी परपेंडिकुलर है, किसको, ए और बी को। ये डी बार भी परपेंडिकुलर है, तो एज ऑब्वियस ये परपेंडिकुलर मतलब ये कोलिनियर हो गए ना, पैरेलल हो गए, तो हाँ या ना, हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सही है।
डी बार इज कोलिनियर टू ए बार क्रॉस बी बार, राइट। अगर डी बार इज कोलिनियर टू ए बार क्रॉस बी बार है तो डी बार को मैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ये वेक्टर लिख सकता हूं। आप पहले पढ़ चुके हो, देखो ए बार इज कोलिनियर टू, याद अगर होगा तो मैं याद दिला रहा हूं, अगर इफ ए बार इज कोलिनियर टू बी बार देन ए बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ऐसा लिखते थे ना। मतलब एक वेक्टर है जो दूसरे वेक्टर को अगर कोलिनियर है तो पहला वाला वेक्टर विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरा वाला वेक्टर। तो बस सेम प्रोसेस, नाम में गड़बड़ मत करना, तो ये अलग है, ये अलग है, ये तो मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। चमक रहे हो, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, दो कोलिनियर हो गए, इसलिए ये वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ये वाला वेक्टर। बस मैंने ऐसे लिखा, समझे। हाँ की ना मुझको बता, ए क्रॉस बी निकाल सकते हो क्या? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम ए क्रॉस बी। क्या करते थे, आई जे के लगा लेते थे और ए के लिख देंगे। ए के क्या है, आई जे की क्वेश्चन 1 4 2 लिख देंगे, 1 4 2। देखो ये थोड़ा सिंपल वाला मेथड है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 - 2 = 7, सही है, 3 - 2, इससे ए क्रॉस बी मिल जाएगा आपको। चलो बनाओ फटाफट। आई इंटू कितना आएगा, 7 × 4 28 माइनस ये -4 आ गया, सही है, माइनस जे कैप, ये कैप होना चाहिए, मैंने आई जे की लिखा है, ठीक है, आप लिख लेना। फिर क्या आएगा, 7 - 6 प्लस के। डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करते आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ होगी। -2 - 12, समझ गए, आ गया ना। फिर ये कितना हो गया 32 आई, ये कितना हो गया 1 मतलब ये जे, ये कितना हो गया -12 14 के। मतलब ये आपको ए बार क्रॉस बी बार मिल चुका है। समझे सब लोग? फिर इसकी हेल्प से आप डी बार निकाल सकते हो। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको भी ब्रैकेट कर लेते हैं। जो भी आप इक्वेशन बनाओ हमेशा उसको बढ़िया से ब्रैकेट दो, जिससे चेक करने वाले के लिए आसानी हो। लिख दो बस अब फटाफट, क्या आएगा, लैम्बडा इंटू ये आ जाएगा ना अपना, समझ लो यहाँ लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ा सा गैप दे दे के लिखना चाहिए, आखिर ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर सबको? इसको मैंने 2 दे दिया, अब डी बार मिल चुका है मुझको, सिर्फ मुझको लैम्बडा की वैल्यू पता चाहिए। एक लैम्बडा की वैल्यू फिक्स मिल जाए तो काम हो गया। उसके लिए हमको एक और कंडीशन दी है, क्या, सी डॉट डी 15 दिया है ना, सी डॉट डी 15, बस डॉट प्रोडक्ट ले लो सी और डी का। गिवन में क्या दिया हमको, सी डॉट डी, सी बार डॉट डी बार इज 15। चलो सी बार लिखो एंड फिर डी बार लिखो, इक्वल टू 15 ले लो। डी बार तो दिख ही रहा है हमको, चाहो तो ये लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, डी बार यानी सीधी बात है, क्या आएगा 32 लैम्बडा जे आई, सॉरी 32 जे -14 लैम्बडा। 32 क्या लिख रहा हूँ मैं, लैम्बडा ही नहीं, सिर्फ लैम्बडा होना चाहिए ना, ये लैम्बडा, ठीक है, जे ये आई जे और ओके मिल गया। और सी क्या है, 2 - 1 4, ओके 2 - 1 4, 2 - 1 4, ठीक है। आपको समझे इसलिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई जे की क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 × 32 लैम्बडा आ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 64 लैम्बडा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × लैम्बडा, फिर 4 × -14, तो ये माइनस आएगा 14 × 4 कितना हो गया 56 लैम्बडा, हाँ या ना, इक्वल टू ये दिया है, इससे आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। बस लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन 2 में कि डी बार मिल गया, सिंपल, हाँ की ना। तो ये हुआ 65 - 56, लैम्बडा कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 15, समझ गए, हाँ की ना। ये कितना आएगा आपका 9 लैम्बडा इज इक्वल टू 15,
3 3 जा 3 5 जा, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5/3, है ना। तो बस फ्रॉम या पुट इन इक्वेशन 2 डी बार क्या मिल गया आपको 5/3 इंटू क्या है हमारा अंदर का, ये डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते, ठीक है। ये वैल्यूज है हमारे, बस मिल गया डी बार। आप उसको उतना ही भी रखो तब भी चलेगा, जरूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर होते तो मैं कर देता 3 से डिविजिबल और 5 से मल्टीप्लाई कर देता, मिल गया डी बार, सिंपल, है ना। ये थोड़ा कंपैरेटिवली शॉर्टकट मेथड हुआ है, बट कब, जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो, समझे। एज ऑब्वियस सीईटी में या जेई में एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, समझे समझे। इवन इतना भी आप नहीं लिख सकते, आप डायरेक्ट नंबर लिखते, फटाफट क्रॉस करके लिख देते, मन में कैलकुलेशन करते, ये भी नहीं लिखते, तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, समझे, क्लियर, राइट। तो ये कंपैरेटिवली इसमें लिखने का काम कम पड़ा, उधर इक्वेशन ज्यादा सॉल्व करने पड़ते, कौन से, मेथड 1 में, ये हुआ हमारा मेथड 2, ठीक, क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर एक वेक्टर, कोई दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बोला है तो आप क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसका स्केलर मल्टीपल इस वेक्टर को बना दो, क्योंकि वो कोलिनियर बनने वाला है, समझ गए सब लोग, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस फिर आज के लिए इतना है, नेक्स्ट सेशन में और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वर्क हार्ड, थैंक यू।